ये कहानी है सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। ये राजेश पायलट के संघर्ष, चुनौती, उपलब्धि, बगावत, अदावत और फिर निधन की कहानी है। राजेश्वर प्रसाद बिदूरी, जिन्हें फिर पहचान मिली राजेश पायलट के नाम से, वो लड़का जो दिल्ली की वीआईपी कोठरियों में दूध बेचा करता था, वो युवा जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा था, वो पायलट जो राजनीतिक समर में उतरने के लिए चुनावी हलफनामा दाखिल करने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले उसे एक और हलफनामा नाम बदलवाने का देना पड़ा। वो नेता जो संजय गांधी का भी करीबी रहा और राजीव गांधी का भी। वो सांसद जो 23 जून 1980 को संजय गांधी के साथ उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं जा सका। ठीक 20 साल बाद यही नेता एक सड़क दुर्घटना में गुजर जाता है। ये नेता जिनका बेटा आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए बड़ी चुनौती बन गया। वो नेता जिनका बेटा कभी राहुल गांधी का खास सिपह सालार माना जाता था। जी हाँ, बात हो रही है सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। वो शख्स जिसने खेलने कूदने की उम्र में ही कुछ कर गुजरने की ठान ली। राजेश पायलट का पूरा जीवन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने की कहानी है ये। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद के पास वैदपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार के घर में हुआ। उनका बचपन संघर्ष में गुजरा। 10 साल की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। परिवार में माता, विवाह योग्य 2 बहनों और एक छोटे भाई का दायित्व इनके ऊपर आ गया, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में आ गई। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी तालीम पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का फैसला करना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। राजेश्वर प्रसाद यानी राजेश पायलट स्कूली दिनों में दूध बेचा करते थे। राजेश पायलट सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर से पढ़ने के लिए समय निकालते। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। यह वो कठिन दौर था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने इनको अंदर से तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सगे भाई से ज्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नथी सिंह ने इनको पूरा सहयोग किया और ये एयरफोर्स में दाखिल हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 सालों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए पदक भी मिला। अपने करियर की शुरुआत में वो वायुसेना अध्यक्ष बनने के ख्वाब देखा करते थे। एक बार वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को लोगों के सीने और कंधों पर विंग्स और स्ट्राइप्स लगाते देख राजेश पायलट ने कहा था कि एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी इनकी तरह लोगों के विंग्स और स्ट्राइप्स लगाऊंगा। 1980 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजेश पायलट ने मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने वायुसेना की नौकरी छोड़ दी। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट की किताब राजेश पायलट ए बायोग्राफी के मुताबिक राजेश सीधे इंदिरा गांधी के पास जाकर बोले कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए। कांग्रेस आई की शुरू की लिस्ट में राजेश्वर प्रसाद का नाम नदारद था। तभी एक दिन फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश्वर प्रसाद हैं। राजेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी ने मना कर दिया। तभी सामने से फोन पर कहा गया
कि उनसे कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय गांधी ने बताया कि आपके लिए इंदिरा जी का संदेश है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहां लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही पायलट हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। संजय गांधी का फोन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाओ और अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलकर राजेश पायलट करवाओ। जिसके बाद पायलट ने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार की सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। 90 के दशक के उस दौर में राजनीति, व्यापार, जासूसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हथियारों की खरीद फरोख्त आदि गतिविधियों में किसी न किसी तरह से चंद्रास्वामी का नाम आ ही जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिसमें चंद्रास्वामी के दोस्त ना हो। उस दौर में बबलू श्रीवास्तव नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने नेपाल से पकड़कर दिल्ली लाई थी। सीबीआई से पूछताछ में बबलू श्रीवास्तव ने चंद्रास्वामी के दाऊद इब्राहिम से संबंध होने की बात कही थी। अगले दिन अखबारों में छपी खबर पढ़ते ही गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने सीबीआई को चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। साल 1995 के दौर में तांत्रिक चंद्रास्वामी, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारीगण सर झुकाते थे और जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव का करीबी भी माना जाता था, उसके खिलाफ जांच बैठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस वक्त पायलट ने कहा था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन ये खेल खत्म होगा। पायलट ने उसके खिलाफ जांच बैठाई और उसे जेल भेज दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के लिए ही उन्होंने साल 1997 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उनका कहना था कि पार्टी में लोकतंत्र बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनके साथ शरद पवार ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन ये दोनों ही चुनाव हार गए थे। साल 2000 में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना था, तब पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था। राजेश पायलट उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने जितेंद्र प्रसाद का खुलकर साथ दिया और उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था। राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मात्र 55 साल की उम्र में आज ही के दिन यानी 11 जून को एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। उस समय वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।